हेलो एवरीवन। सो ये हमारी रीड प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्विंग की क्लास है और आज की क्लास में हम 2015 में जो रीड लेवल 1 का एग्ज़ाम हुआ था उसे हम सॉल्व करने वाले हैं। इसमें हम इसकी सेकंड लैंग्वेज हिंदी को सॉल्व करेंगे और ये जो क्लासेस हैं वो हम 2025 में जो रीड का एग्ज़ाम होने वाला है उसकी प्रिपरेशन करने के लिए चला रहे हैं। आज हम अपनी सेकंड लैंग्वेज हिंदी को सॉल्व करेंगे। इसके टोटल 30 क्वेश्चन होते हैं और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपके 30 आउट ऑफ कितने क्वेश्चन राइट हुए। ये जो क्लासेस हैं वो मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए चला रही हूँ सो डैट आपकी हिंदी की प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए। इन प्रीवियस ईयर के पेपर के थ्रू ही आप अपनी प्रैक्टिस को बहुत अच्छा कर सकते हैं और इवन आप अपनी हिंदी को प्रिपेयर भी कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न पत्र निर्माण करने से पूर्व निम्न में से किस प्रपत्र को तैयार करना आवश्यक है? पूरक पुस्तक, ब्लूप्रिंट, पाठ्यक्रम, प्रश्नों के प्रकार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्लूप्रिंट। दृश्य शब्द सामग्री नहीं है। दृश्य शब्द सामग्री वे सामग्री होती है जिन्हें हम दृश्य मतलब कि देख भी सकते हैं और शब्द मतलब कि सुन भी सकते हैं। जिन्हें हम सुन व देख दोनों सकते हैं वही हमारी दृश्य शब्द सामग्री कहलाती है। इसके ऑप्शन है छायाचित्र, दूरदर्शन, चलचित्र, ड्रामा। दूरदर्शन, चलचित्र और ड्रामा ऐसी सामग्री है जिन्हें हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो ये दृश्य शब्द सामग्री हो गई जब से हमसे नहीं वाली पूछी है। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, छायाचित्र। इसे केवल और केवल हम देख सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं। छायाचित्र को आप एक तरीके से चार्ट पेपर की तरह भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का विकास करने का सशक्त माध्यम है विद्यालय पत्रिका, नाटक, वाद विवाद, क्विज कार्यक्रम। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इस प्रतियोगिता में वाद विवाद जो प्रतियोगिता होती है या फिर वाद विवाद जब भी क्लास में ऑर्गेनाइज कराया जाता है तो उसमें मौखिक अभिव्यक्ति बालक अपने आप स्वतंत्र रूप से करते हैं तो उनकी मौखिक अभिव्यक्ति के कौशल का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन का आवश्यक गुण है वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, वैधता, उपयुक्त, सभी। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वही मूल्यांकन अच्छा मूल्यांकन माना जाता है जिसमें वस्तुनिष्ठता हो, विश्वसनीयता हो और साथ ही साथ वैधता हो। भाषा दक्षता का प्रारंभिक कौशल है। तो भाषा दक्षता के 4 कौशल है। पहला होता है सुनना, दूसरा है बोलना, तीसरा है लिखना, नहीं तीसरा होता है पढ़ना और चौथा होता है लिखना। तो हमसे प्रारंभिक कौशल पूछा है तो वो क्या है? सुनना मतलब कि श्रवण। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। भाषा शिक्षण का विशेष अनिवार्य गुण है। भाषा शिक्षक का विशेष अनिवार्य गुण क्या होगा? विषय का विस्तृत ज्ञान, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान, विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान या फिर शुद्ध उच्चारण। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कोई भी टीचर अगर वो लैंग्वेज का टीचर है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो जो भी चीज़ प्रोनाउंस कर रहा है वो एकदम राइट प्रोनाउंस करे। जब तक उसका उच्चारण शुद्ध नहीं होगा तो उसे कितना भी ज्ञान हो वो उसके लिए लाभकारी नहीं होगा, क्योंकि अगर वो अशुद्ध उच्चारण करेगा तो बच्चे भी अशुद्ध उच्चारण करना ही सीख जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उपलब्धि परीक्षण निर्माण का चरण नहीं है। शैक्षणिक उद्देश्यों की को लिखना, छात्रों की कमियों के कारणों की जानकारी प्राप्त करना, प्रश्न पत्र निर्माण करना, संकलन योजना तैयार करना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, छात्रों की कमियों के कारणों की जानकारी प्राप्त करना उपलब्धि परीक्षण का उद्देश्य या फिर चरण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भावात्मक पक्ष के मापने हेतु उपयुक्त मापनी है। व्यक्तिगत मापनी, अभिवृत्ति मापनी, उपलब्धि मापनी, प्रायोगिक मापनी। तो हम भावात्मक पक्ष को मापन करने के लिए हम किस प्रकार की मापनी का यूज करते हैं? अभिवृत्ति मापनी का, मतलब कि एप्टीट्यूड। अभिवृत्ति का मतलब एप्टीट्यूड। हमारे 69 से लेकर 73 तक जो क्वेश्चन है वो इस गद्यांश पे आधारित है। तो पहले इस गद्यांश को हमें पढ़ना होगा। फ्रांस के प्रसिद्ध दार्शनिक रोमा रोला ने कहा था कि पूर्व में एक भयंकर आग लगी है जो कि वहाँ के अंधविश्वास एवं कुरीति रूपी झाड़ जानकारियों को ध्वस्त करते हुए शीघ्र ही पाश्चात्य की ओर भी अपनी चपेट में लेने वाली है। रोमा रोला का संकेत स्पष्ट रूप से दयानंद सरस्वती की ओर था, जो भारतीय जन जागरण के पुरोधा के रूप में उभर कर सामने आए थे। अब देखिए इसके हम क्वेश्चन देखते हैं। अंधविश्वास में समास है तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व और अवयवी भाव। तो देखिए अंधविश्वास, विश्वास जो कि कैसा हो? अंधा हो। तो यहाँ पे एक शब्द दूसरे शब्द की क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पे एक शब्द विशेष और दूसरा शब्द विशेषण का कार्य करता है, तो वहाँ पे कौन सा समास होता है?
कर्मधारय समास। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। उपसर्ग प्रत्यय उपसर्ग तत्सम शब्द और हिंदी के प्रत्यय से निर्मित शब्द है। मतलब आपको ऑप्शन में से एक ऐसा शब्द बताना है जिसमें उपसर्ग भी हो, प्रत्यय भी हो और साथ ही साथ वो तत्सम शब्द हो। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो कि संस्कृत के शब्द होते हैं। देखिए, दार्शनिक, दार्शनिक एक तत्सम शब्द है लेकिन इसमें कोई भी उपसर्ग और प्रत्यय का इस्तेमाल नहीं हुआ है। झाड़ झंकाड़ो, ये तो तत्सम शब्द ही नहीं है, ये तो तद्भव शब्द है। कुरीतियाँ, अब देखिए कु प्लस रीति प्लस योग, रुति प्लस ओ। तो देखिए यहाँ पे कु क्या है, उपसर्ग है, ओ जो है वो प्रत्यय है और साथ ही साथ जो कुरीति शब्द है वो एक तत्सम शब्द भी है। तो उसका ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट होगा। पुरोधा शब्द में संधि है गुण, व्यंजन, यण या विसर्ग। तो इसमें कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है संकेत, चपेट, आग या झाड़। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जो संकेत शब्द है वो एक तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के शब्द होते हैं और वैसे की वैसे ही हम उन्हें हिंदी में उपयोग कर लेते हैं। निम्नलिखित में से पूर्वकालिक क्रिया प्रयोग है। तो देखिए, पूर्वकालिक क्रिया वे क्रिया होती है जिसमें एक काम के खत्म होते ही दूसरे कार्य के करने का बोध होता है। जैसे कि मैं खाना खाकर सो गया, मैं खेल कर पढ़ने गया। तो देखिए ऑप्शन देखिए, भयंकर, उभर कर, करती हुई के रूप में। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर भी बी, उभर कर। अब फिर से हमारा एक काव्यांश आ गया, इसको हमें पढ़ना है और आंसर देने हैं। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। 3 दिवस तक पथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नांद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर अधंस पौरुषी की आग राम के शर से। सिंधु देह धर त्राही त्राही करता आ गिरा शरण में, चरण पूज दासता ग्रहण की बधा मूढ़ बंधन में। सच पूछो तो शर से ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। उपयुक्त गद्यांश में प्रथम चरण का भाव है। तो पहला चरण क्या था, क्षमा। पहला चरण हमारा यही बात था, क्षमा, क्षमा शोभती उस गुंजन को जिसके पास गरल हो। तो इसके ऑप्शन है, क्षमा करना भुजंग का स्वभाव है, क्षमा शक्तिशालियों की को शोभा देता है, बलहीन व्यक्ति के लिए क्षमा आभूषण है, भुजंग का गरल उसकी क्षमा है। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो क्षमा शक्तिशाली को सुशोभित देता है, मतलब कि शोभा देता है। तीसरे और चौथे चरण का केंद्रीय विचार है। तो आप तीसरा और चौथा चरण एक बार और पढ़ लीजिएगा। इसके ऑप्शन है, अनुनय विनय के दुष्टों को नहीं समझाया जा सकता, अनुनय विनय को कभी नहीं त्यागना चाहिए, विनम्रता जीवन का सार है, अनुनय से प्यारे प्यारे छंद निरर्थक होते हैं। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुनय विनय से दुष्टा को नहीं समझाया जा सकता या फिर दुष्टों को नहीं समझाया जा सकता। इस काव्यांश की भाषा है माधुर्य गुणयुक्त किंतु अंत तक पहुँचते हुए ओजस्व। तो इसके आपको ऑप्शन पढ़ने की नीड नहीं है क्योंकि ये 76 क्वेश्चन था, वो एक बोनस क्वेश्चन था, इसमें सभी को इसके नंबर मिले थे। इस काव्यांश में 5, 6, 7 चरण में किस भाव की अभिव्यक्ति हुई है, समुद्र की उड्डनता की, समुद्र के साहस की, राम की सहनशीलता की, राम के पौरुष की। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, राम के पौरुष की। विनय की दीप्ति किसमें निवास करती है। तो देखिए आप क्वेश्चन यहाँ पे आप पैरा देखिए, इसमें आंसर आपको मिल जाएगा। आप यहाँ पे लाइन बाई लाइन देखिए, सच पूछो तो शर में बसती है दीप्ति विनय की, किसमें बसती है, शर में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, शर में। कर्ता के साथ ने कारक चिन्ह युक्त वाक्य में क्रिया सदैव सामान्य काल वर्तमान काल की होती है, क्रिया सदैव भूतकाल की होती है, क्रिया अपूर्ण वर्तमान काल की होती है, क्रिया पूर्ण वर्तमान काल की होती है। तो उसका ऑप्शन नंबर बी सही है कि जहाँ पे कर्ता के साथ ने कारक आता है वहाँ पे क्रिया हमेशा कैसी होती है, भूतकाल की।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अव्यय का प्रकार नहीं है? तो अव्यय के 4 प्रकार होते हैं, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। तो कौन सा प्रकार नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, संज्ञा विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह वही लड़की है जिसने कल चोरी की थी। तो उपयुक्त बाद में जो रेखांकित वाक्य है वो क्या है? संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य या फिर क्रिया उपवाक्य। तो यहाँ पे ये उसकी कुछ ना कुछ गुण बताया जा रहा है, भले ही वो निगेटिव है कि उसने चोरी की थी, तो ये किस प्रकार का वाक्य है? विशेषण उपवाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाहो तो इस कलम को से पूरी कहानी लिख लो। इस वाक्य में कलम किस कारक में है? कलम के बाद देखिए कौन सा चिन्ह प्रयोग हुआ है? से। तो कर्ता ने कर्म को करण से, तो यहाँ पे कौन सा कारक चिन्ह का उपयोग हुआ है? करण। जहाँ जहाँ वह गया उसका बहुत सम्मान हुआ, रेखांकित शब्द है जहाँ जहाँ वह गया। विशेषण उपवाक्य, संज्ञा विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य, सरल सरल उपवाक्य। तो आपको पता है यहाँ पे उसकी मतलब कोई ना कोई गुण की बात की जा रही है कि उसका सम्मान हुआ, तो ये किस प्रकार का उपवाक्य है? विशेषण उपवाक्य। भाषा का मुख्य कौशल है। तो भाषा के 4 कौशल होते हैं, लिखना, बोलना, पढ़ना और सुनना। तो ये चारों के चारों क्या है? भाषा के उपवाक्य मतलब कौशल है। इसमें से 3 यहाँ पे आपको नाम लिखा हुआ है, तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना शिक्षण विधि के प्रवर्तक है जॉन डीवी, किलपैट्रिक, डाल्टन या अरस्तु। तो उसका राइट आंसर है WH किलपैट्रिक। छोटे बालकों की कल्पनाशीलता विकसित करने का माध्यम है महापुरुषों की जीवनियाँ, रसानुभूति कविताएं, पौराणिक गाथाएं या फिर परियों की कहानी। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, परियों की कहानी। क्योंकि बच्चा बहुत छोटा होता है, उसे परियों की कहानी में ही मजा आता है। आप उसे महापुरुषों की या फिर पौराणिक कथाएं सुनाने लगेंगे तो वो बोर हो जाएगा। कक्षा शिक्षण के सिद्धांत हैं, प्रेरणा का सिद्धांत, क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत, जीवन से जोड़ने का सिद्धांत, उपयुक्त सभी। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। भाषा कौशलों यथा सुनना, बोलना, पढ़ना एवं लिखने का विकास किस कक्षा तक पूर्ण हो जाना चाहिए? कक्षा 2, कक्षा 3, कक्षा 5 या कक्षा 8। तो उसका राइट आंसर है कक्षा 5, ऑप्शन नंबर सी। तो कक्षा 5 तक जो हमारी भाषा के चारों क्वेश्चन हैं वो बच्चे को आ जाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्र की मौखिक अभिव्यक्ति की योग्यता का मूल्यांकन करते समय निम्न में से आवश्यक है? शुद्ध उच्चारण, उचित गति, व्याकरण, समस्त भाषा का उपयोग, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। श्रवण कौशल को विकसित करने के लिए उपयुक्त प्रणाली है व्याख्या प्रणाली, तुलना प्रणाली, गीत प्रणाली, खेल प्रणाली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, खेल प्रणाली। तो किसी भी बच्चे को कुछ भी चीज़ सिखाने के लिए जो खेल प्रणाली होती है या फिर गतिविधि आधारित जो प्रणाली होती है वो सबसे बेस्ट होती है। मैंने आपको जितने भी आंसर मतलब कि वीडियो में बताए हैं वो ऑफिशियल आंसर की से बताए हैं। और आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके 30 आउट ऑफ कितने मार्क्स आए हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। बाय एंड हैव अ गुड डे।